Good morning schools. Welcome to another class of Super 100 program. So पिछली क्लासेस में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसकी सांद्रता के बारे में पढ़ा है, आदर्श और अनादर्श विलयन किस प्रकार के होते हैं और उनमें किस प्रकार का डेविएशन यानी विचलन आ सकता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुण हैं किसी भी विलयन के जो उसके कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। यानी विलय की जो भी कणों की संख्या है, चाहे वह आयन के रूप में है या अणु के रूप में होगी, तो वह विलयन के कौन से गुणों को प्रभावित करेगी और उससे किस प्रकार का प्रभाव विलयन पर होगा, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो हमने जैसे कल देखा था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं: लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव यानी आपेक्षिक अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। तो जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट decreases vapor pressure of solution। यानी अगर हम किसी अवाष्पशील विलय को विलयन में डालते हैं तो यह विलयन के वाष्प दाब को कम करता है। अब यहां पर कितना वाष्प दाब कम होगा उसको हम यहां पर लिख सकते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में अवनमन। तो डेल्टा पी, जिसको हम बोल रहे हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आप बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, यह बराबर होगा पी नॉट माइनस पी एस के। यहां पर जो पी नॉट है यह विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और पीएस जो है यह विलयन का दाब होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट किसका है यहां पर? विलायक का शुद्ध अवस्था में, माइनस पीएस यहां पर कौन है? विलयन है। अब अगर हम इस वाष्प दाब में अवनमन को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास यहां पर है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ध्यान रखिएगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी अगर वाष्प दाब में अवनमन होगा तो वह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं माना जाता है, लेकिन अगर हम उसी अवनमन को आपेक्षिक रूप में लेंगे तो वह अणुसंख्यक गुणधर्म माना जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। राउल्ट के नियम के अनुसार हमने समझा है
राउल्स नियम के अनुसार जो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है, यह अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। सो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आने वाला है। अब अगर हम यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसके बराबर होगा। अब अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जो तनु विलयन है, तनु विलयन। तो तनु विलयन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के। तो हम लिख सकते हैं जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम होगा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो अगर मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट से बहुत कम है तो हम इस सॉल्वेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी यह इस अवस्था में नगण्य माना जाएगा। तो यहां पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को सिंपली लिख सकते हैं N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, यानी तनु विलयन के लिए इस तरह की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट है तो मैं यहां पर रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर यानी RLVP को लिख सकता हूं, ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर N क्या है? N हुआ मोल की संख्या, N हुआ यहां पर मोल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। अब मोल क्या होता है? मोल होता है भार बटे अणुभार। तो हम लिख सकते हैं भार सॉल्यूट का और इसका अणुभार, ये सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे, इनटू यहां पे हम लिख सकते हैं W ऑफ सॉल्वेंट और यहां पे हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में या तो हमें रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना होगा या हमें यहां पर अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन W ऑफ
सॉल्वेंट। तो इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहां मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल के द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर इसके वाष्प दाब में 80% कमी हो जाती है। और ऑक्टेन का जो मोलर मास आएगा ये आता है 114 ग्राम पर मोल। तो हमें यहाँ पर एक विलयन दिया हुआ है और उस विलयन में हमने एक अवाष्पशील विलय को घोला है जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है। इस 40 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान वाले अवाष्पशील विलय को जब हमने 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला तो इसके वाष्प दाब में 80% की कमी हो जाती है। तो हमें यहां पर निकालना है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम यहां पे राउल्ट लॉ यूज कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लिख दें, यहां पे हम किसको यूज करेंगे बेटा, इस वाले फॉर्मूले को यहां पे यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे पास में यहां पर अगर 80% है यानी इनिशियल हम कितना मान लें सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं 100 और अगर हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो ये 0.8 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर P नॉट माइनस पी एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। तो यहां पे फॉर्मूले में रख दें 0.2 अपॉन 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, ये मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे 40 दिया हुआ है, ऑक्टेन का भार 114 है और इसका मोलर द्रव्यमान भी 114 ही होता है। तो इस प्रकार से अगर हम W ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 ग्राम के। नहीं 10 क्यों आएगा, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 ग्राम। दिस विल बी इक्वल टू 8 ग्राम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विलयन के भार को
या विलायक या विलय के भार को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने समझा यहां पर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। अब हम यहां पर दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करते हैं, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या क्वथनांक बिंदु हम किसे कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, या हम बोल सकते हैं वह ताप जहां पर विलयन का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, किस पे? 1 atm प्रेशर पे। ध्यान रखिएगा यहां पर हम एक कांस्टेंट प्रेशर पर ही बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो किसी भी द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? वो टेम्परेचर हुआ जहां पर उसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि अगर मैं यहां पर अवाष्पशील विलय को ऐड करता हूं, सो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वह वेपर प्रेशर को कम करता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया, किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो इसको हम T भी लिख सकते हैं और इसको हम T0 भी लिख सकते हैं। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसी का जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे डेल्टा TB, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब हुआ डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, जहां पर TB किसी विलयन का बॉइलिंग पॉइंट है और T0B प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि जो TB है इट इज ग्रेटर देन T0B। भाई हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या हुआ? बढ़ गया है। और अगर हम यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB की बात करते हैं तो डेल्टा TB
समानुपाती होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। ये समानुपाती हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस। और इसको हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा पी, यानी डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल था, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसके मोल प्रभाज के। और अगर हम इसको मास और मोलर मास के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसको इज प्रोपोर्शनल टू W ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W ऑफ सॉल्वेंट। ये लिख सकते हैं हम। और अगर हम किसी सॉल्वेंट की बात करें तो उस सॉल्वेंट में उसका मॉलिक्यूलर मास और जो प्योर स्टेट का प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं फॉर अ सॉल्वेंट, किसी विलायक के लिए P नॉट and m of solvent is constant। ये कांस्टेंट है। तो अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो पीछे वाली स्लाइड में आप देखें कि ये वाला सॉल्वेंट कांस्टेंट हुआ और पी नॉट कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट इंटू W ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा यहां पर डेल्टा टीबी is proportional to W of solute upon M of solute into W of solvent। और अगर आप ध्यान दें तो W of solute और M of solute को मैं क्या लिख सकता हूं, I can write it as a mole of solute, so N of solute upon W of solvent। ये हम लिख सकते हैं यहां पे। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बी। ठीक है, ये हम के बी यहां पे लिख रहे हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट। जहां पर जो के बी है इसको हम लिख सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी मोलल क्वथनांक स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहां पर अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो यही क्या बन जाएगी मेरे पास में, मोलालिटी बन जाएगी। समझिए कैसे, अगर हम यहां पर इसको भी हम के ही रखें, के भी ना रखे हम इसको के भी रख सकते हैं या के भी लेके भी चल सकते हैं। देखिए इफ W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट को मैं कर देता हूं 1 मोल, और
W ऑफ सॉल्वेंट को हम कर दे 1 ग्राम। ठीक, तो मैं ये लिख सकता हूं। बट अगर हम W को कर दे 1 kg, इसको हम कितना कर दे बेटा, इसको मैं कर दूं 1 kg। तो जैसे ही मैं इसको 1 kg कहूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये वाली टर्म, दिस टर्म इज नाउ बिकम मोलालिटी। यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में मोललता। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट। और ये पूरी टर्म हो गई हमारे पास में मोललता यानी M। सो डेल्टा TB हो जाएगा KB इंटू M के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा TB है, यानी जो क्वथनांक में उन्नयन है, यह किसके समानुपाती होगा, मोलालिटी या M के समानुपाती होता है। तो यहीं पे इस KB को हम कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये जो KB है यह सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो KB डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, KB डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं, KB हो जाएगा, इट विल बी R TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। या हम लिख सकते हैं M ऑफ सॉल्वेंट इंटू R TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। अब यहां पर जो KB है ये हुआ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको विलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। R जो है ये गैस कांस्टेंट है, TB यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, M ऑफ सॉल्वेंट ये इसका अणु द्रव्यमान है सॉल्वेंट का, LV यहां पर लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन की, और डेल्टा HV यहां पर है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी अगर हम कभी बात करेंगे तो ये पर मोल होती है, और अगर हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो ये पर ग्राम होती है। तो हम इस रिलेशनशिप से यहां पे
Kb का मान ज्ञात कर सकते हैं। अमूमन क्वेश्चन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन लेंगे, तो जल के लिए Kb का जो मान आता है वह 0.52 आएगा। तो अगर हम यहां पर जल के लिए बात करें तो वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ये बीपी में लिख देता हूं यहां पे, तो उसके लिए Kb का जो मान होगा वो होगा 0.52। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन की बात करें CH3COCH3, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके लिए Kb का मान 1.70 आता है। इसी प्रकार से अगर इथाइल अल्कोहल की बात की जाए C2H5OH, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए Kb का मान 1.20 होता है। ऐसे ही CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए बॉइलिंग पॉइंट 76.8 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए Kb का मान 5.03 के बराबर आता है। तो आपको सिर्फ वाटर को याद रखना है कि वाटर के लिए कितना होगा 0.52 होगा, क्योंकि मुख्यतः जो भी विलयन हम बनाते हैं वो जलीय विलयन होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि Kb अगर हमारे पास में दो विलयन हैं, दो जलीय विलयन हैं और उनकी मोलालिटी अगर सेम है तो वहां पर Kb का मान परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके पास में विलायक सेम है तो वहां पर Kb के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दो ऐसे विलयन जो एक ही विलायक में घोलकर बनाए गए हैं उनके लिए Kb का मान स्थिर होगा, एक ही जैसा होता है। तो इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब ग्राफ किस तरीके का बनेगा उसको देखिए। अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास है वेपर प्रेशर और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम यहां पर इस प्रेशर को ले सकते हैं जो कितना है मेरे पास में 1 atm है, यानी 1 एटमॉस्फेयर है। इसको अगर हम बार में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1.013 बार के बराबर आएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी जब हम बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर ही उसको निकाला जाता है। तो इधर हमारे पास यहां पर टेम्परेचर है जिसको मैं यहां पर केल्विन स्केल में लेता हूं। अब अगर हम यहां पर सॉल्वेंट की बात करें तो यहां पर जो सॉल्वेंट का ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी यहां पर ये वाला जो प्रेशर मुझे मिला इसको मैं क्या कहूंगा P0 कहूंगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर ये टेम्परेचर देख रहा हूं तो ये टेम्परेचर क्या है, ये है T0B, यानी ये शुद्ध अवस्था में विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है। और इसके जो यहां पर मुझे प्रेशर मिला, ऐसे लिख सकता हूं, ये जो प्रेशर मुझे मिल रहा है इस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड P0, यानी ये शुद्ध अवस्था में यहां पर हमें प्रेशर मिला। इसको मैं इधर नीचे इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये तो हुआ किसका,
ये हो गया हमारे पास में सॉल्वेंट का, ये हुआ सॉल्वेंट। अब जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन के लिए बात करें तो सॉल्यूशन का आप ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इधर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीएस, ये कम हो गया। और यहां पर जो मुझे टेम्परेचर मिला, इस टेम्परेचर में क्या कहूंगा, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हुआ सॉल्यूशन के लिए और ये हुआ सॉल्वेंट के लिए। अब इनके बीच का जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है, ये वाला जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ये हुआ क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा टी बी। ये मेरे पास में सॉल्यूशन है बेटा, और इसको मैं इधर एक ऐसे कट कर सकता हूं। तो हमें यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर यहां पे मुझे मिल रहा है। तो आप देखिए, मैं ग्राफ देख के बोल सकता हूं कि जो पी नॉट है ये पीएस से ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ। और यहां पर जो टी नॉट बी है वो टीबी से कम है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर विलयन का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। बहुत बार हमने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, तो वो क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ इसलिए खाना जल्दी पकता है। तो ये हमने यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी को समझा जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। तो अब यहां पर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करें, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर एट विच द लिक्विड and its solid state exists in equilibrium। वह ताप जिस पर द्रव्य तथा उसकी ठोस अवस्था दोनों साम्य में स्थापित होंगी, उस ताप को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। यानी यहां पर लिक्विड और ठोस ये दोनों साम्य में स्थापित होती हैं। अब हमें ये पता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो वाला ताप जहां पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं दे हैव सेम
वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, सो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इससे क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, वेपर प्रेशर कम हुआ। और क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ और फ्रीजिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर है जिसपे दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, तो क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको मैं TF लिख देता हूं सॉल्यूशन के लिए, ये भी कम हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट of solution is less than freezing point of pure solvent। इसको हम TF लिख दें, इसको हम T0F लिख देते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF कहेंगे। तो यहां पर डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेरे पास मिला T0F माइनस TF। और ये भी किसके बराबर होगा, सम कांस्टेंट KF इंटू मोलालिटी, जैसे हमने डेल्टा TB के केस में इसको देखा था। तो यहां पर KF हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए केबी के केस में क्या था, मोलर एलिवेशन था, और ये क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। उसको हम क्या बोल रहे थे डेल्टा TB वाले में, केबी को हम बोल रहे थे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, KF को हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट से ये भी किस पे डिपेंड करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर दो विलयन को हमने सेम विलायक में यानी सेम सॉल्वेंट में बनाया है तो दोनों के लिए KF का जो मान होगा वो एक जैसा ही रहेगा। तो इसको हम थर्मोडायनामिकली ऐसे समझ सकते हैं दैट KF इज इक्वल टू R TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF, या M ऑफ सॉल्वेंट इंटू R TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF। तो जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है, R क्या होगा यहां पर, गैस कांस्टेंट, KF क्या होगा यहां पर, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, TF क्या हो जाएगा, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का हिमांक बिंदु। इसी प्रकार से LF होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और डेल्टा HF हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी किसमें होती है, ये पर मोल में एक्सप्रेस होगी, और अगर हम लेटेंट हीट की बात करेंगे तो ये हमारे पास में पर ग्राम में आती है।
तो ये रिलेशनशिप है KF और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट की बात करें, क्योंकि हम कौन सा विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन ही बनाएंगे, तो अगर मैं जलीय विलयन को बना रहा हूं तो जलीय विलयन को बनाने में KF का मान हमेशा सेम रहेगा। किस पे? एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग सॉल्वेंट की बात करें तो उनके लिए हम KF की वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास है सॉल्वेंट, यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ है हमारे पास में KF का मान। तो अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, तो वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके लिए KF का मान 1.86 के बराबर आता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -114.6 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए KF का मान आता है 1.99। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -22.8, और इसके लिए KF का मान होता है 31.80। नेक्स्ट है हमारे पास में बेंजीन। बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यह 5.5 डिग्री होता है, और इसके लिए KF का मान 5.12 के बराबर आता है। एक और सॉल्वेंट हम ले रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। तो अगर हम कैम्फर की बात करें तो कैम्फर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये 179 डिग्री होता है, लेकिन इसके KF का मान बहुत अधिक है 39.70, जिसको मैं इक्वल टू किसके लिख सकता हूं, 40 के। अब क्योंकि कैम्फर में KF का मान बहुत अधिक है, इसलिए जो बायोमॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, उन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कैम्फर या कपूर का उपयोग होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई कैम्फर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सैकराइड्स और बायोमॉलिक्यूल या पॉलीमर। तो उसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज कैम्फर इज हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ KF। तो कैम्फर का KF के लिए मान बहुत अधिक है, इसलिए कैम्फर को हम यूज करेंगे किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। अब अगर हम इसको ग्राफ के रेस्पेक्ट में समझते हैं, जैसे हमने डेल्टा TB के लिए ग्राफ बनाया था, तो ये हमारे पास यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर, और ये हमारे पास टेम्परेचर है जो हम किस में ले रहे हैं, केल्विन स्केल में। अब अगर हम यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें तो ये सॉल्वेंट है किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ये है लिक्विड सॉल्वेंट, और ये यहां पर किस स्टेट में आएगा, फ्रोजन स्टेट में, यानी ये सॉलिडिफाई हुआ, तो ये हुआ फ्रोजन सॉल्वेंट। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो पॉइंट है जिसपे ये कट हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज T0F, यानी ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है
जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। अब अगर हम यहां पर इसको सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये हमारे पास हुआ यहां पर सॉल्यूशन के लिए। तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर देख रहा हूं तो ये वाला जो टेम्परेचर है दिस इज द TF वैल्यू, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसके बीच का जो डिफरेंस हमें मिलेगा इसको हम बोलेंगे डेल्टा T, यानी हिमांक में अवनमन। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि जो TF है दिस इज लेस देन T0 F, और इसी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर अगर हम कोई सॉल्यूशन यानी कोई अवाष्पशील विलय किसी विलयन में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है। और अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो इसका मतलब वो कम ताप पर जाकर, बहुत अधिक कम ताप पर जाकर ही फ्रीज होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को या इस तरह के विलय को हम यूज करते हैं कहां पर, जहां पर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है और वहां पर ऑटोमोबाइल्स में जो ईंधन या फ्यूल डाला जाता है उसमें अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, या इनको एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं, ये है प्रति हिमकारी विलयन। तो अगर हम देखें तो जो भी हम ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हैं उसके रेडिएटर में उसकी कूलिंग करने के लिए हम वाटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उस ऑटोमोबाइल या व्हीकल को कुछ हाई एल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हैं तो वहां पर पानी क्या होगा, उस रेडिएटर में जम जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ताकि वो पानी ना जमे, हम उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इथेन 1,2-डाइओल। This is ethane 1,2-डाइओल। तो इथेन 1,2-डाइओल या इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम उसमें डालेंगे तो वह उसके सॉल्यूशन को फ्रीज होने से, यानी वाटर को फ्रीज होने से रोकता है। तो अगर हम किसी विलायक में और विलायक जनरली कौन है, हम जल ले रहे हैं, के प्रति किलोग्राम में कितना इथाइलिन ग्लाइकॉल लगने वाला है, अगर हम इसकी गणना करें तो इसके लिए हम एक सूत्र यूज कर सकते हैं। तो जो आवश्यक मात्रा हमारे पास होगी वो होगी -ΔTF/KF। और अगर हम जल के लिए देख रहे हैं तो जल के लिए KF का मान कितना है, ये है हमारे पास में 1.86 कैलोरी किलोग्राम पर मोल, जो मोलालिटी की इकाई है। और डेल्टा TF यहां पे हो जाएगा हिमांक में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो इस सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर डेल्टा टीएफ के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अगली क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।